Happy Republic Day and happy Australia Day to all our readers of Indo-Oz Times. Today especially we are bringing you uh, exclusive interview with some Indian freedom fighters who are living in Australia. One of them is Mr. Virendra Sharma. Uh, we are going to have a couple of words with him about his life and his journey as a freedom fighter back in days when India was not independent and even after that. नमस्कार वीरेंद्र जी, आप स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, ये बात हमें काफ़ी समय से पता है, लेकिन हमने इस बार सोचा कि 26 जनवरी में हमारे सुनने वालों को और हमारे न्यूज़पेपर पढ़ने वालों को कुछ बताया जाए कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी उनके आसपास कुछ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी रहते हैं। आप कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ घोष जी। मैं बचपन से ही अपने घर में ऐसा था कि मेरे पिताजी पुराने कांग्रेसी थे, कानपुर के अंदर वैद्य थे वो, और वहाँ से वैदक छोड़ करके 79 में आ गए डिस्ट्रिक्ट हिसार में। और ये पुरानी बात 37 की बात है। 37 से मुझे याद अच्छी तरह से है, क्योंकि मेरा जन्म 28 का है, 1928 का। तो 37 से मुझे उनका जीवन का अच्छे से याद है। तो उस वक्त भी कांग्रेस में थे वो, और जेल भी जाते थे और कभी बाहर आ जाते थे, कभी ऐसे चलता रहता था। तो जो ये बात मेरे साथ जो वाक़या हुआ कि पिताजी सन 42 में जब मूवमेंट चली, फुट इंडिया मूवमेंट अभी नहीं शुरू नहीं हुई थी, तो उससे पहले ही उनको जेल में डाल दिया गया। तो एक हामिद हुसैन होते थे जो कि कानपुर के क्रांतिकारी थे, उनसे मेरा सहयोग हुआ और उन्होंने मुझे एक और क्रांतिकारी थे जो कानपुर के रहने वाले थे, नितिननाथ निगम। तो निगम साहब और वो हामिद हुसैन, ये दोनों आपस में एक दिन रात को बात कर रहे थे। मैं छोटा ही था, उस वक्त बच्चा ही था, 12-13 साल की उम्र थी मेरी, 12 साल की उम्र थी। तो ये बात कर रहे थे बम बनाने की, कि बम कैसे बनाया जाता है। तो पिताजी मेरे जेल में थे इस वक्त। तो मेरे दिमाग के में बात आई कि मैं अपने पिताजी को ये जेल तोड़ करके और उनको निकाल दूँगा। था तो बचकाना दिमाग था, लेकिन उसी दिशा के अंदर मैंने काम करना शुरू किया। और जब 17वां में अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे था, जब 17वां बम बना रहा था, तो झांसी में किला है, वहाँ पुराना किला है, पृथ्वीराज चौहान के टाइम का बना हुआ है। तो वहाँ पर ये वाक़या हुआ, और किले की जो 4 दीवारी थी उसमें वो बम फट गया मेरे हाथ के अंदर, और सारा ये वो जो मेरे अपने जो विचार था कि मैंने क्या करना है, वो सारा का सारा वहीं समाप्त हो गया, घर रह गया। खैर किस तरह मेरे पिताजी जेल में थे, तो मेरे अंकल जो थे वो मुझे छुपा करके ले करके आए, केस वगैरह उठा करके सिविल, जो वहाँ सिविल हॉस्पिटल था, जब उसको पता लगा कि वैद्य जी का लड़का है ये और इस तरह से बात है, तो उसने अपने घर का केस दे करके और मुझे उसमें लपेट करके और घर छुपा करके, मतलब सब तरफ से छुपा करके मुझे अपने घर भेज दिया। तो वहीं पर मेरा इलाज वगैरह हुआ और चलो बच गया किसी तरह से। उसके बाद भी तो विचार तो जो बचपन में एक बार बन जाते हैं वो रहते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने आरएसएस में जाना शुरू किया, और आरएसएस के अंदर 43 में नागपुर से कैंप ज्वाइन किया मैंने 43 में। और उसके बाद फिर साथ में जब तक 49 तक मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की। पहले 80 में रखना चाहते थे रही मुझे,
तो मुझे दाखिल करा दिया पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक में, कश्मीर गेट दिल्ली में। तो 49 तक वहाँ पर पढ़ा मैं, और 49 में फिर मैंने दिसंबर 49 में सर्विस ज्वाइन किया, पंजाब गवर्नमेंट सर्विस। और वो वहीं से तब 89 में 88 में मैं रिटायर हुआ। 88 में रिटायर होकर के फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया। शर्मा जी, आपने अभी जब कानपुर कैंप की बात कही तो हमें पता चला था कि उस समय जब आपने कैंप अटेंड किया था आरएसएस का, उस समय हमारे जो अडवाणी साहब हैं, पॉलिटिकल गुरु कह सकते हैं इंडिया में आजकल, वन ऑफ द ऑपोजिशन लीडर में, तो वो भी शायद आपके साथ थे। कुछ आपको कुछ याद होगा क्या? हाँ, उस वक्त का मुझे याद है। और अडवाणी साहब जो है इतना, क्योंकि मैं भी फर्स्ट ईयर में था, ये भी फर्स्ट ईयर में थे, और मेरी आयु के हैं तकरीबन, तो इतना खास 1-2 साल का फर्क होगा हमारा। तो कैंप के अंदर 40 दिन हम वहाँ नागपुर के अंदर कैंप अटेंड किया, और इतना ही मुझे याद है कि इनके माथे पे चोट लग गई थी मेरे से। अच्छा, तो तभी से आपने से माथे फोड़ने शुरू कर दिए थे लोगों के? नहीं, वो लाठी वगैरह चलाते थे ना उस वक्त, तो जी जी। उस वक्त लगी थी। दूसरी बात ये पूछना चाहते थे कि द रिलेशन बिटवीन आरएसएस एंड कांग्रेस, विच इज़ आवर रूलिंग पार्टी एट द मोमेंट, उनके आजकल तो रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन दिनों में कैसे थे? मैं सोचता हूँ जहाँ तक कि उनका मकसद एक जैसा ही था, तो तब तक तो जनसंघ या जनता पार्टी या तो कहीं सिनेरियो में थी ही नहीं, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। जहाँ तक संघ का संबंध है, संघ के अंदर मेरे पिताजी हालांकि कांग्रेस ही थे, लेकिन 2 बार वो प्रधान रहे, इसके संघ के प्रधान भी बने। अच्छा, मतलब लोकल एरिया के 2 समय हाँसी प्रॉपर में, हिसार में है। हाँ, तो ऐसा विचार के अंदर, ऐसी कोई विचारधारा में उसको अंतर नहीं था, क्योंकि कॉमन गोल जो था, एक जो लाइफ का अचीवमेंट कहते हैं, दोनों के अचीवमेंट की आज़ादी थी, और दोनों का तरीका तकरीबन वो यंग एलिमेंट को इफेक्ट करता था आरएसएस जो है, और ये पुराने लोगों को इफेक्ट करती थी कांग्रेस। तो यंग एलिमेंट को इकट्ठा करने के लिए आरएसएस काम करता था। अच्छा, उस समय तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का कोई यंग विंग भी नहीं था, कोई यूथ विंग या इस तरह का कुछ नहीं कोई नहीं। आज के दिन में जो देश की हालत है, आप तो काफ़ी समय से विदेश में रह रहे हैं, क्योंकि आपके पुत्र दोनों यहीं पर ही हैं, तो ऑब्वियस है कि आप भी यहीं रहेंगे। तो आज की तारीख में, आज की डेट में जो हमारे भारतवर्ष की हालत है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको कैसा लगता है कि भारतवर्ष की हालत, ये आपको ठीक लगती है, अच्छी लगती है या बुरी लगती है? आपके क्या विचार हैं इस पर? मेरे विचार में जो आज देश की हालत है, या आगे जो बनेगी, और वो बहुत अच्छी बनेगी। और आज जो बनी है, इसमें आरएसएस का इतना पार्ट नहीं है। ठीक है, वो अपनी जो स्थिति है आरएसएस की, उस पर काम कर रहा है, कांग्रेस अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन जो देश की जनसंख्या है, या आम जो अचीवमेंट है दूसरी, वो ऐसी हैं कि इसको बहुत आगे ले जाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब आम लोगों की जो अचीवमेंट्स हैं। हाँ, ये तो विचार है, आरएसएस है या कांग्रेस है या और जो चीज़ें हैं, ये जो विचार हैं, ये विचार तो आदमी के चलते रहते हैं। विचार गतिशील होते हैं, गतिमान होते हैं, इनमें गति होती है, और विचार बदलते रहते हैं। लेकिन जो उसकी काम करने की तो क्षमता है देश के लिए, वो बढ़ने और वो बढ़ने वाली है, वो बढ़ रही है और बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब कहने का कि पहले कि हम इंटरव्यू ख़त्म करें आपसे, आप आशावान हैं कि भारतवर्ष और तरक्की करेगा और अच्छाई की तरफ जाएगा? बिल्कुल अच्छाई की तरफ जाएगा। थैंक यू शर्मा जी, आपका हमने काफ़ी टाइम लिया, और इवन दो हमें पता है कि आपकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, आप डायलिसिस में हैं,
फिर भी आपने इतना टाइम निकाला, इतनी एनर्जी अपनी निकाली, उसके लिए आपका फिर से धन्यवाद। और आप